हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे। हाजिर हूँ हमारे नए सेगमेंट के साथ जिसका नाम है बैक टू स्कूल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम आपके साथ चैप्टर 13 डिस्कस कर रहे थे, क्लास 11 की एनसीईआरटी वाली, जिसमें हमने अकबर के इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत डिस्कस कर लिया था और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पार्ट डिस्कस कर लिए थे। जो इनिशियल फेज में जो एडमिनिस्ट्रेशन था अकबर का, उसे डिस्कस कर लिया था। अब आगे एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से चेंज होंगे उसे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, अकबर के साथ एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट आता है मनसबदारी सिस्टम का, हमेशा जोड़ा जाता है क्योंकि इसे अकबर ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो ये मनसबदारी सिस्टम क्या था, इसे समझेंगे, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्ट जो होंगे उन्हें देखेंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मनसबदारी सिस्टम की अकबर को ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी उसके पास एक एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन था। याद कीजिए, लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि पूरा का पूरा एरिया सूबा में, सरकार में और परगना में डिवाइडेड था, विलेज में। तो ऐसे में जब ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे हटाकर फिर से नया एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करना क्यों जरूरी लगा अकबर को, इसको समझते हैं पहले। देखिए, अकबर के पास जब वो रूल कर रहा था लगभग एक बहुत बड़ी एरिया थी, और इस पूरे एरिया को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ नए एरिया को अपने में शामिल करने के लिए अकबर को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत थी। और स्ट्रॉन्ग आर्मी कौन, जो उसके लिए हमेशा लॉयल रहे और जब उसे ढूंढे तब वो उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाए। इसी कंटेक्स्ट में जो भी उसके हेल्पर थे, तो उन्होंने उसे एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का सुझाव दिया जिसे मनसबदारी सिस्टम कहा गया। तो मनसबदारी सिस्टम को क्या है, उसे पहले करंट के कंटेक्स्ट से समझते हैं। मान लीजिए आप करंट में देखिए कि हमारा जो इंडिया है, मान लीजिए, तो पूरे के पूरे एरिया पर एक पीएम होते हैं, उनके अंडर में बहुत सारे सीएम होते हैं, और सीएम के अंडर में बहुत सारे डीएम और फिर बीडीओ वगैरह जो छोटे छोटे लेवल पे होते हैं। तो कुल मिलाकर क्या होता है, एक हायरार्की बनी होती है, एक रैंक डिसाइड होता है कि किसके पास कौन सा रैंक है। और उस समय जो कंडीशन थी, कोई रैंक नहीं होता था किसी के पास। कुछ अमीर हैं, कुछ सूबेदार हैं, बट पर्टिकुलर किसके पास कितनी अथॉरिटी है वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाती थी। तो इस कंडीशन को ही समझने के लिए और जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। एक सवाल यहाँ पर आता है कि मनसबदारी सिस्टम कब स्टार्ट किया गया, इस पर भी बहुत बड़ा डिबेट है। बट एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम देखें तो कहा जाता है कि रूल के उसके 40th ईयर में, लगभग 1595 से लेकर 1596 में मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब मनसबदारी सिस्टम क्या है इसे समझते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं कि मनसबदारी वर्ड है क्या। देखिए, जो मनसब वर्ड है ये एक फारसियन वर्ड है, फारसी वर्ड है, जिसका मतलब होता है रैंक, और दार का मतलब होता है होल्ड करने वाला। तो मतलब जो रैंक होल्ड करने वाला है, रैंक होल्डर, उसे मनसबदार कहेंगे, और पूरी की पूरी सिस्टम को मनसबदारी सिस्टम कहेंगे। तो पहला हमने समझ लिया कि मनसबदार वर्ड आया कहाँ से, रैंक होल्डर मनसबदार हुआ और पूरी की सिस्टम मनसबदारी कहलाई। इसमें देखिए, जब अकबर ने स्टार्ट किया तो एक लोएस्ट रैंक जो था वो 10 था, और मैक्सिमम 5000 7000, जो भी अकबर को लगे। वो तो किंग वही है, जो चाहे वो रैंक डिसाइड कर सकता है, उसी के हाथ में पूरी की पूरी पावर थी। जब चाहे वो रैंक आपसे कम कर सकता था, बढ़ा सकता था, या पूरी की पूरी रैंक छीन सकता था। वो पूरी की किंग के पास ही अथॉरिटी थी। ऐसे कंडीशन में मिनिमम याद रखेंगे फैक्ट के लिए कि मिनिमम 10 था और मैक्सिमम 5000, जो बाद में 7000 भी बन गया, और आगे जो भी उसके सक्सेसर थे उस टाइम में और बढ़ता चला गया। साथ ही साथ एक पॉइंट याद रखेंगे, जो हायर रैंक होता था, जो 7000 5000 होते थे, वो जो रॉयल फैमिली से लोग बिलोंग करते थे, जैसे किंग हो या प्रिंस हो या फिर महारानियाँ वगैरह, जो भी उससे रिलेटेड होंगे, नोबल, हाई नोबल, उन्हीं के पास में सिर्फ वो होता था। तो अब आगे देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मनसबदारी सिस्टम में कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, मनसबदारी सिस्टम को 3 स्केल में डिवाइड किया गया। 3 स्केल सेंस समझने के लिए, क्योंकि मान लीजिए 10 से लेकर 1000 तक, 10,000 तक तो बहुत सारे स्केल हो सकते थे, इसलिए मोटे मोटे 3 स्केल में डिवाइड किया गया। एक, वैसे लोग जिनके पास बिलो 500 रैंक होगा। अभी फिलहाल रैंक से समझिए, जात सवार पे हम नहीं जाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जात और सवार पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, जात और सवार क्या है। बिलो 500 रैंक जिनके पास है उन्हें मनसबदार कहा जाएगा, और जिनका रैंक 500 से लेकर 2500 के बीच में है उन्हें अमीर कहा गया, और जिनका 2500 से अबव होगा उन्हें अमीर उम्दा कहा गया। तो 3 लेवल पे स्केल डिवाइड कर दिया गया मनसबदार को। पॉइंट याद रखना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि कभी फैक्ट में एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पर आते हैं कि ये जात और सवार क्या थे। जो रैंक था उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला जात और दूसरा सवार।
जात किसको इंट्रोड्यूस करता था, डिनोट करता था रैंक को। रैंक मतलब जिसके पास 500 जात हैं तो वो 500 रैंक पे है, मतलब टॉप रैंक पे है। और सवार, इससे मतलब ये हुआ कि उस रैंक होल्डर के पास, जात के पास कितने सवार होंगे, सवार इन सेंस जो अश्वरोही सेना थी जिनके पास आर्मी होगी, और वो हॉर्स कितने उनके पास होंगे वो उनको डिपेंड करता था। कैवलरी मैन को डिनोट करता था सवार। ऐसे में जितने भी सवार थे उनसे एटलीस्ट 2 हॉर्सेज रखने की हमेशा ही उम्मीद की जाती थी, या मैंडेटरी होता था कि एटलीस्ट 2 हॉर्सेज तो उनके पास एक सवार के पास होगा ही। तो जात किसको डोनेट कर रहा है, रैंक को डिनोट कर रहा है, और सवार कैलवरी मैन को डिनोट कर रहा है कि कितने उसके पास हॉर्स मैन है। तो यहाँ पे ये समझ लिया हमने। एक फैक्ट यहाँ इस चैप्टर में दिया गया है कि सबसे हाईएस्ट रैंक जो नॉन प्रिंस जो फैमिली थी या जो रॉयल फैमिली थी उससे हट के किसी को दिया गया था हाईएस्ट जो अमीर उम्दा का रैंक था, वो 2 लोगों को मिला हुआ था। एक थे मिर्जा अजीज कोक और दूसरा थे मान सिंह। ये फैक्ट के लिए है, याद रखें, कभी एग्जाम में आ सकता है कि हाईएस्ट कौन से मनसबदार थे जिन्हें जो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे तब भी उन्हें हाईएस्ट रैंक मिला हुआ था, वो थे मिर्जा अजीज कोक और मान सिंह। तो यहाँ जात और सवार 2 चीज़ क्लियर हो गई, स्केल क्लियर हो गया, और वर्ड कहाँ से आए वो समझ में आ गया। देखिए जो रैंक थी उसे फिर एक सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। क्यों डिवाइड किया गया इसे समझिए कि मान लीजिए आप 5000 रैंक पे हैं या आप टॉप मोस्ट रैंक पे हैं, और आपके पास जब ज़रूरत पड़ी सरकार को तो आपके पास आर्मी ही अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए एक मैंडेटरी नियम बना दिया गया कि जो फर्स्ट क्लास जाट होंगे, फर्स्ट क्लास जाट वो लोग जो हायर रैंक वाले हैं, वो जितने उनके पास रैंक के हिसाब से सवार होंगे, मान लीजिए कि 5000 सवार रखना आपके लिए मैंडेटरी है, तो एनी टाइम आपके पास 5000 सवार होने चाहिए, कैलवरी मैन होने चाहिए, हॉर्स मैन होने चाहिए। और जो सेकंड क्लास जात लोग होंगे उनके पास एटलीस्ट जो भी आपका रैंक, मान लीजिए 2000 आपका रैंक है, तो एटलीस्ट आपके पास 1000 हॉर्स मैन सवार हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। और इस थर्ड रैंक वाले उन्हें डिक्लेयर किया गया जिनके पास जो भी मिनिमम क्राइटेरिया थी, मान लीजिए 200 है तो एटलीस्ट 200 से भी नीचे, 200 है तो उनके 100 से नीचे भी उनके पास सवार अवेलेबल होना चाहिए। इसके पीछे तर्क यह था कि जब भी मान लीजिए इमीडिएट ज़रूरत पड़ जाए आर्मी की तो क्या होगा, आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए पूरी आर्मी अवेलेबल। नहीं तो पता चला कि आप रैंक होल्डर हैं 5000 का, और जब आपसे आर्मी मांगी गई कि भाई वॉर हो रहा है और आप बोले कि नहीं हमारे पास तो सवार ही नहीं है। तो इस कंडीशन से निपटने के लिए ये सब कैटेगराइज कर दिया गया। ये भी एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, इसलिए हमने इसे देख लिया। अब देखिए, जो लोग भी सवार थे या जात थे उन्हें स्पेशल सैलरी दी जाती थी। सैलरी इन सेंस कि जो हम आज काम करते हैं तो हमें क्या होता है, पर मंथ कोई ना कोई सैलरी मिलती है, इसीलिए एक फिक्स सैलरी डिसाइड कर दी गई ताकि कभी भी किसी के अंदर ये भाव ना आए कि फ्री में काम कर रहा है या फिर उसे एग्जैक्ट जो भी काम करो उसके लिए उसके सैलरी नहीं, पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो जो उस समय की जो सैलरी थी, कहा जाता है कि वो उस समय जितनी सैलरी दी जाती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, आज भी शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी जा रही है। तो इस कंडीशन को समझना जरूरी है। इसके पीछे तर्क ये था कि जो भी हायर रैंक पे लोग हों वो कभी भी करप्शन ना करे। करप्शन करेंगे तो हो सकता था खुद के खुद सरकार को अपनी गिरा सकते थे या बाहरी लोगों को बता सकते थे या कोई कमियां उजागर कर सकते थे जिससे सरकार कोलैप्स हो जाए। तो इसीलिए उन्हें करप्शन ना करे, उन्हें इसलिए हैंडसम सैलरी दी जाती थी। अब किसे कितनी सैलरी थी ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो टॉप मोस्ट रैंक होल्डर थे, जो अमीर उम्दा टाइप के लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा रैंक था, उन्हें पर मंथ 30,000 रुपीज़ दिए जाते थे। आप आज की करंट के हिसाब से भले सोच रहे होंगे कि 30,000 रुपीज़ कितनी सैलरी, बहुत कम सैलरी है, बट इमेज कीजिए उस समय ये 30,000 जो है आज के करोड़ों से भी ज़्यादा होगा। वो भी पर मंथ सैलरी दी जाती थी, तो बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। और साथ ही साथ इस सैलरी में जितने उनके अंदर सवार लोग होते थे या जितने आर्मी पर्सनल होते थे उनकी भी सैलरी इंक्लूड होती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको दिया जा रहा है, जो आपके पास आर्मी है, जो कैलवरी है, जो भी आप एनिमल्स वगैरह रखते हैं, मान लीजिए सामान वगैरह कैरी करने के लिए इधर से उधर, उन सब की खर्चे भी इसमें ऐड होते थे। तो ऐसे में सबसे टॉप मोस्ट जो 5000 सवार जात जिनकी रैंक थी उन्हें 30,000, जो लगभग 3000 जिनका रैंक था उन्हें 17,000, और जिन्हें 1000 भी रैंक था उन्हें लगभग 8200 पर मंथ रुपीज़ दिए जाते थे। तो आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता था। करंट से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही पैसा उन्हें दिया जाता था। इसके पीछे भी कारण यही था कि वो करप्शन ना करें और सही से अपनी लॉयल्टी बनाए रखें। तो एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। और बाद में देखिए क्या हुआ
जो सैलरी थी वो कैश में भी दी जाती थी और जागीर के तौर पे भी दी जाती थी। कैश इन सेंस हमने देख लिया कि 30,000, 17,000 और 8,200 दिए जा रहे हैं, बट जागीर में भी दिया जाता। तो जागीर याद कीजिए, जो लास्ट हमने आपसे डिस्कस किया था, जागीर इन सेंस की पूरी एक एरिया मान लीजिए, इस पर्टिकुलर एरिया में ये आपका है हो गया। अब इस एरिया से जितने भी रेवेन्यू जनरेट होंगे वो सारा का सारा आपके पास आएगा, और उसमें से जो हिस्सा होगा वो सरकार को आप कुछ हिस्से देंगे, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ही को देखना होगा यहाँ पर, और रेवेन्यू भी देखना होगा। तो जागीर वाला सिस्टम भी था। स्टार्टिंग में तो बहुत पहले सैलरी इन कैश दी जाती थी, बाद में जागीर भी दी जा रही लगी। जागीर वाला जो सिस्टम था वो अकबर को पसंद नहीं था। उसे लगता था कि वो सब डिवाइड कर रहा है, एक तरह से लोगों के पास अथॉरिटी बनी हुई थी। राजा को कहने का उसे लगता था कि है, क्योंकि सबके पास जागीर है, तो जितने भी उससे लोग होते थे लॉयल, वो उसके प्रति ही होते थे, अपने जागीरदार के प्रति, ना कि राजा के प्रति होते थे। ये एक कमियां थी जो बाद में अकबर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या उसके जो सक्सेसर होंगे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये इतना याद रखेंगे हम फैक्ट के तौर पर कि कैश में भी दिया जा रहा था और साथ ही साथ जागीर के तौर पे भी दिया जाता था। दोनों ही फॉर्म में दिया जाता था, बाद में सिर्फ जागीर में ही दिया जाता था। ये पॉइंट याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए ज़रूरी है। हम आगे देखते हैं। देखिए, हमने मनसबदारी वाला सिस्टम देख लिया। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था अकबर के टाइम में, उसे हम देखते हैं। लैंड रेवेन्यू के लिए देखिए, सबसे पहले अकबर ने क्या किया कि जितने भी एरिया थे उसके अंडर में, उसका उसने सर्वे किया, और जो लैंड थे उसे सब कैटेगराइज कर दिया। जो कल्टीवेटेड लैंड थे उन्हें 4 टाइप्स में कल्टीवेटेड लैंड को कैटेगराइज किया गया था। कौन कौन से टाइप थे उन्हें देखते हैं, ये अक्सर एग्जाम में आता है। देखिए, एक ऐसा लैंड जिसे पोलज कहा जाता था। पोलज वह लैंड था जिसमें हर साल खेती होती थी, हर साल मतलब एवरी ईयर कल्टीवेशन होता था, वो लैंड कहलाता था पोलज। उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो भी रेवेन्यू होती थी वो डिक्लेयर की जाती थी। सेकेंड होता था पड़ती लैंड। पड़ती लैंड वो लैंड जिसमें मान लीजिए इस साल उस किसी पृथ्वी पे किसी एरिया पे खेती नहीं की जा रही है, उसे मान लीजिए एक एरिया है, इस बार इस एरिया में खेती नहीं होगी, तो ये क्या कहलाएगा, पड़ती लैंड कहलाएगा। और तीसरा था चाचर लैंड। चाचर लैंड कौन होगा, जिस मान लीजिए इस एरिया में पिछले 2-3 सालों से खेती नहीं की जा रही है, छोड़ दिया गया है इसे। अभी भी आप देखते होंगे गांव में, अगर आपका गांव से संबंध है, गांव में जाते हो तो देखते होंगे कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं, कुछ ज़मीन ऐसे होते हैं जिन पे खेती नहीं की जाती है। अगर 2-3 सालों तक किसी ज़मीन पे खेती ना की गई हो, कल्टीवेशन ना किया गया हो, तो चाचर लैंड कहलाएगा। पर्टिकुलर उस ईयर में ना किया गया हो तो वो पड़ती कहलाएगा। और अगर उस ईयर भी खेती की गई हो, उस पर कल्टिवेशन किया गया है, तो वो पोलज कहलाएगा। और एक लास्ट था बंजर। बंजर नाम से ही क्लियर है, लास्ट 3 to 4 ईयर से अगर मान लीजिए किसी एरिया पे कल्टीवेशन ना हो, एनसीईआरटी तो 3 ईयर्स ही कहता है, कहीं कहीं 4 ईयर भी लिखा है, लेकिन हम 3 ईयर मिनिमम मान लेते हैं कि 3 ईयर में अगर कल्टीवेशन किसी लैंड पर ना हुआ हो तो वो लैंड बंजर लैंड कहलाएगा। तो 4 टाइप ऑफ लैंड आप देख लिया, हम आपने याद रखेंगे, ये पोलज, पड़ती, चाचर और बंजर, ये 4 टाइप के लैंड को उसने सेग्रीगेट किया था। और टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू कौन कौन से उसे देखते हैं। ये हो गया, सब कैटेगराइज हो गया लैंड। अब उस पर रेवेन्यू कौन कौन सा लगता था उसे देखते हैं। एक सबसे फेमस जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो था जब्ती। देखिए, नाम से ऐसा लग रहा है कि वो पूरे का पूरा जब्ती मतलब उस पर सरकार का कब्जा हो जाए, बट वो जब्ती का मतलब उसको कैप्चर करना नहीं, जब्ती का मतलब एक लैंड रेवेन्यू था। इसमें क्या होता था, देखिए, जब्ती सिस्टम में मान लीजिए कि ये एरिया आपका है, इस एरिया को सरकार ने मेजरमेंट कराया, मेजर कराया और पता चला कि ये मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन है। तो अब 1 बीघा ज़मीन में कितनी उपज होगी, मान लीजिए कि जो भी सरकारी ऑफिसर हैं उन्हें लगता है कि इसमें 10 टन उपज होगी, तो 10 टन के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे और आपका रेवेन्यू डिसाइड कर देंगे कि आपको जो इस पर्टिकुलर एरिया है इससे 5,000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ जो भी उस समय का हो, ये आपका फिक्स हो गया कि आप इसमें रेवेन्यू टैक्स देंगे, लैंड टैक्स। तो ये जब्ती सिस्टम था, ये सबसे ज़्यादा फेमस था अकबर के टाइम में। इसी को हमेशा यूज किया जाता था, जब्ती सिस्टम को। इसमें कमी ये थी कि जो भी जागीरदार थे, जागीरदार नहीं, जो जमींदार थे, जो लोग रेवेन्यू कनेक्ट करके सरकार को भेजते थे, वो कभी भी एक्चुअल डाटा जो था सरकार के साथ शेयर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिखाएंगे वो तो उनके हर साल डिमांड होगी, और उसमें अगर ज़्यादा होता भी था तो कुछ अपने पास रख लेते थे, करप्शन करते थे, सरकार को सारा एक्चुअल डेटा नहीं बताते थे।
दो टाइप और थे जो यूज हो रहे थे, एक था बताई और गल्ला बक्सी। बटाई और गल्ला बक्सी को समझिए कैसे। अगर करंट में आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला हो कि आप खेत में गए हों या खेत की कटाई देखा हो, तो आपने देखा होगा कि खेत जब कटता है तो बहुत सारे बंडल बंडल बना कर रख दिए जाते हैं, जो भी प्रोडक्शन होता है उसका। अब मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर लैंड में 21 बंडल बने हैं, जिसे हिंदी में बोझा कहा जाता है। 21 लैंड में बोझा बना है, बंडल बना है। तो अब इस गल्ला बक्सी और जो बताई सिस्टम था, इसके अकॉर्डिंग 1/3 क्या होगा, सरकार का टैक्स होगा। तो वो क्या करेंगे कि 7 बंडल को उठाकर उसे बेच देंगे, उससे जो पैसा मिलेगा वो सरकार का टैक्स हो गया। तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल सिस्टम था। खेत में ही जब कटाई हो रही है उसी समय गल्ला बक्सी सिस्टम से बोझा वगैरह जो बंडल उठा लिया और 1/3 लेकर सरकार अपना टैक्स लेकर चली जाती थी। तो ये कहलाता था गल्ला बक्सी। तीसरा था एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम नसक। नसक क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नसक क्या है। तो नसक एक लैंड रेवेन्यू टाइप है, याद रखेंगे। तो नसक में क्या होता था ये देख लेते हैं। नसक ये कहता था कि मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर इस एरिया पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। लास्ट ईयर आपने सरकार को मान लीजिए कि 800 टैक्स दिया था, उसके लास्ट ईयर आपने सरकार को 700 टैक्स दिया था। तो उसी को एज्यूम करके, उसी को बेस बना के, जो इसका एवरेज मान लिया लास्ट 2 ईयर का जो भी रेवेन्यू था उसको एवरेज बना के उन्होंने मान लिया कि आपने 1500 दिया है, तो 1/3 निकाल लिया है उन्होंने, बोलेंगे कि 500 इस साल आपका टैक्स होगा। एक एवरेज निकाल लिया जाता था पिछले 2-3 सालों का। तो ये समझने के लिए थोड़ा आसान होगा कि नसक में क्या होता था, 2-3 सालों का एवरेज निकाल कर 2-3 ईयर का लास्ट का, उसके हिसाब से एट अ टाइम इम्पोज किया जाता था कि इतना आपका लैंड टैक्स बनता है। तो ये 3 टाइम आपने समझ लिया। 3 टाइप कौन कौन सा था। जप्ती सबसे ज़्यादा फेमस था। जप्ती को एक्चुअली इंट्रोड्यूस करने का श्रेय, जो पूरा क्रेडिट जाता है, वो टोडरमल को जाता है। टोडरमल कौन थे? टोडरमल याद कीजिए, टोडरमल अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में आने से पहले शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन में थे। तो वहाँ से उनके एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था इस रेवेन्यू सेक्शन में काम करने का। तो अकबर ने उनकी जो भी एबिलिटी थी उसको समझा और अपने साथ रखा, और उनके ही सुझाव पर जप्ती वाला सिस्टम कंटिन्यू किया। जप्ती शेरशाह सूरी के टाइम में भी चल रहा था, ये गल्ला बक्सी और नसक भी चला। तो ये हमने देख लिया। अब लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो भी पर्सनल थे, जो ऑफिसर थे, उन्हें क्या क्या कहा जाता था उसे देखते हैं। देखिए, जो नेशनल लेवल पे जो हेड ऑफ द रेवेन्यू का होता था उसे दीवाने आला कहा जाता था। ये याद रखेंगे, कहीं कहीं दीवाने कौल वजीर भी कहा गया है, बट एनसीईआरटी में दीवाने आला लिखा हुआ है, तो हम दीवाने आला याद रखेंगे। दीवाने आला कौन है? हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होगा वो दीवाने आला होगा। और जो सरकार लेवल पे होगा उसे अमल गुजार कहा जाएगा। याद कीजिए, हमने लास्ट वीडियो में भी आपके डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन कितने लेवल पर डिवाइडेड था। एक था सूबा टॉप मोस्ट पे, फिर दूसरा था सरकार, और तीसरा था परगना। तो ये अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग ऑफिसर होते थे। तो सबसे हेड लेवल सूबा लेवल पे कौन था? दीवाने आला। सरकार लेवल पे हम कौन देख रहे हैं? अमल गुजार। याद कीजिए, हमने बात भी की थी, अमल गुजार के पास रेवेन्यू कलेक्शन और उसका मेंटेनेंस का काम होता था। तो अमल गुजार सरकार लेवल पे हो गया। परगना लेवल पर अमील होता था, और विलेज लेवल पे मुकदम होता था। तो ये 4 हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने अपने एरिया के होते थे, ये याद रखेंगे। ये पूछा भी जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है पूछना। सरकार पे कौन है? तो अमलगुजार है। परगना पे कौन है? तो अमील है। विलेज लेवल पे मुकदम है, और नेशनल लेवल पे जो पूरा का पूरा राष्ट्र है उसके लेवल पर दीवाने आला है। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हमने 3 टाइप देख लिया, रेवेन्यू का टाइप देख लिया, और रेवेन्यू के जो ऑफिसर थे उन्हें देख लिया। अब आगे देखते हैं कौन सा रिफॉर्म्स है। देखिए, जब जब्ती सिस्टम चल रहा था, बहुत दिनों तक जब्ती सिस्टम चलते रहे, तो उसमें कुछ कमियां भी थी। तो उसे दूर करने के लिए बाद में अकबर द्वारा दहसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये दहसाला सिस्टम, देखिए इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया कि दहसाला सिस्टम क्या था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक बेसिक समझ लेते हैं कि दहसाला सिस्टम, जैसे जब्ती सिस्टम में क्या होता था, हर साल असेसमेंट होता था कि पर्टिकुलर लैंड है, इतना लैंड है, इनके पास इतना लैंड है, इस एरिया का इतना रेवेन्यू बनता है। तो ये हर साल जो काम होती थी उसे हटाकर दहसाला सिस्टम में एक ही बार 10 साल के लिए सर्वे किया गया, और 10 ईयर का एक एवरेज निकाल लिया गया।
और उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो 10 साला सिस्टम को हम आगे किसी चैप्टर में आएगा तो पूरा अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखेंगे जब्ती का अगला जो रिफॉर्म होगा वो 10 साला सिस्टम कहलाएगा। 10 साला सिस्टम भी क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन का ही पार्ट है। आगे हम देखते हैं, अकबर ने अपने टाइम में कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी किए थे। कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स किए थे, इसलिए हम उन्हें देखते हैं। पहला था, अकबर जब शासन संभालता है तो उसके बाद उसे एक चीज़ दिखती है कि जो भी वॉर में जो भी बंदी होते हैं, जिन्हें पकड़ के लाया जाता है, प्रिजनर होते हैं, वॉर प्रिजनर, उनके साथ एक बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हें दास बना दिया जाता था, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, महिलाओं को भी दास बना कर रखा जाता था। तो इस सिस्टम को अकबर ने बंद कर दिया, प्रोविडेट कर दिया कि जो भी वॉर प्रिजनर होंगे उन्हें अब गुलाम बनाकर, दास बनाकर नहीं रखा जाएगा, साथ ही साथ महिलाओं के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाएगा। एक बहुत बड़ा इसने काम किया था, याद कीजिए, जो अब भी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, जो चाइल्ड मैरिज सिस्टम था उसे इसने थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की थी। चाइल्ड मैरिज के लिए इसने एज लिमिट बनाई थी। एज लिमिट कितना, जो भी लड़के होंगे मैरिज की शादी, उन्हें कम से कम 16 ईयर होना होगा, और फीमेल के लिए, ये लड़कियों के लिए 14 ईयर डिसाइड कर दिया था। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अकबर ने क्या चाइल्ड मैरिज को इंट्रोड्यूस करने की या चाइल्ड मैरिज पे थोड़ा सा संशोधन करने की कोशिश की थी, तो याद रखेंगे अकबर ने किया था, और मैरिज के लिए एज लिमिट लगाई थी। एज 16 ईयर बॉयज़ के लिए और 14 ईयर गर्ल्स के लिए, एक पॉइंट याद रखेंगे। साथ ही साथ इसने विडो मैरिज को, विधवा विवाह को भी मतलब बैन नहीं किया था, कहा था कि अगर कोई विधवा विवाह करना चाहे तो कर सकता था। बाकी देखेंगे हम बहुत सारे रूलर के टाइम में विधवा विवाह अलाउ नहीं था, जो विडो मैरिज था इसके टाइम में था। इसने पार्शियली तौर पे लिखकर शराबबंदी वगैरह करने की कोशिश की थी, लेकिन यह समझिए कि जो कोई भी चीज़ ऐसा अगर आप इम्फोर्स करेंगे तो क्या होता है, जनता उसे एक पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती है, और फिर काला बाजारी वगैरह, ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है। इस कंडीशन में अकबर ने कोशिश तो की थी बैन करने की लिक्वर के पे, लेकिन वो पूरी तरह से कर नहीं पाया था, जो हम आगे उसके देखेंगे और सारे अलग से उसे डिस्कस कर लेंगे जब वो सोशल रिफॉर्म से और डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने, इस वीडियो में जो भी इम्प्लीमेंटेशन थे अकबर के, जो भी रिफॉर्म्स थे उसे डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो रिलीजियस पॉलिसी है, और खास साथ के साथ जो राजपूतों के साथ उनका संबंध, रिलेशन है राजपूतों का, उसको एक अलग वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.